नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अमनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। बाबा जी, गजवाए हिंद। आज हम गजवाए हिंद पे चलेंगे, लेकिन गजवाए हिंद पर बहुत कम बात होती है, दूसरे साइड से बहुत ज्यादा बात होती है। अभी भी वो सपना है कि गजवाए हिंद करेंगे, गजवाए हिंद करेंगे, ठीक है साहब। लेकिन भारत में संभवतः न भूतो न भविष्यति, न पहले कभी हुआ और आगे वही व्यक्ति करेगा जो अभी इस शब्द को उच्चारित किया और एड्रेस किए। योगी आदित्यनाथ जी 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं साहब, और 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, शानदार सरकार चला रहे हैं और खुद में एक पीठाधीश्वर हैं, उसके अलावा निर्वाचित नेता हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। पहली बार संभवतः देश में किसी ऐसे निर्वाचित पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं कोट कर रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि जो देश में गजवाए हिंद का सपना देखते हैं, गजवाए हिंद की खुरापाती सपने को देखने का मतलब है जहन्नुम का टिकट सीधे रिसीव करना। इतनी खुली चीज कि ये सपना तोड़ दो, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जो तुम्हारा सपना है, जिसको बार बार तुम चूरन पीते हो और हर बार ये सोचते हो और वहां से एक शक्ति पाते हो, उसको एड्रेस किया योगी आदित्यनाथ जी। और उसके बाद एक बड़ा सन्नाटा है सर। चाहे बरेली में आपको सन्नाटा दिखाई दे रहा हो, उस जुमे के बाद दूसरा जुमा बीत गया, उसके बाद भी सन्नाटा। सवाल ये होता है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी सामने से आके और इस्लामिक जिहादी जो सोच है, जो देश में नफरत और देश को जलाने की बार बार कोशिश करती है, चाहे आई लव यू फलाने ठिकाने या दुनिया भर की इतिहास रहा है, ऐसे गजवा हिंद के सपने को सीधे एड्रेस करना, क्या अब ये मान लिया जाए कि इस देश के निर्वाचित ऑफिसर्स, 25 करोड़ आबादी के मुख्यमंत्री हैं सर, निर्वाचित ऑफिसर्स ने अब इस तरीके का ब्लंट स्टैंड लेना शुरू कर दिया है और उसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। सर, मैंने बहुत पहले एक नारा दिया था, गजवाए हिंद वालों को एक ही जवाब है, भगवाए हिंद। और सर, असल में योगी जी ने गजवाए हिंद का जवाब भगवाए हिंद से देना शुरू कर दिया। पर सर, बात यह कि योगी जी का यह अभियान कहां तक जाएगा, कितना सफल होगा, भारत की जनता उसको कहां तक ले जाएगी, कहां तक स्वीकार करेगी। कल यहाँ पे मैं जहां भी दिल्ली में इस वक्त हूं, बसंत कुंज में मेरी एक छोटी सी सभा ऑर्गेनाइज की गई थी एक मंदिर में। तो वहां पे हमने जो इशू उठाया है सर, वो था शत्रुबोध, जो कि इस बार के जयपुर डायलॉग्स का जो समिट हो रहा है उसका भी जो थीम है वो शत्रुबोध है। शत्रुबोध पे मैं हमेशा से बात करता आया हूं। वीरेंद्रनाथ भट्ट जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि शत्रुबोध तभी पैदा होगा जब उससे पहले स्वयं बोध पैदा होगा। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे, स्वयं को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप शत्रु को कैसे पहचानेंगे। तो बात यह कि क्या हम हिंदुओं में स्वयं बोध आएगा, आ रहा है, वो कैसे आएगा। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं सर आपको। परसों मैं बरेली में था, 3 दिन रहा बरेली। तो जब पहले दिन पहुंचा हूं तो वहां पे
शाम को 4 बजे पहुंच गया था। 4-5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हम लोग शहर में घूमते रहे। मैंने छोटी छोटी वीडियो बनाई, वो तमाम जगहें दिखाई। वो सारी क्लिपिंग्स मेरे चैनल पे है। तो एक जगह रास्ते में बहुत ज्यादा भीड़ थी। काफी चौड़ी सड़क पे काफी भीड़ थी, मतलब ट्रैफिक रुका हुआ था। तो मुझे लगा कोई शादी वादी का, पर मैंने कहा कोई ऐसे बैठ बैठ तो बच नहीं रहा। तो जब तकरीब 20-25 मीटर आगे गए तो वहां पे देखा डांडिया नाइट, गरबा डांडिया नाइट का बोर्ड लगा था। और कम से कम 1000 युवा जोड़े उस कोई होटल या इस टाइप का कोई परिसर था जहां वो डांडिया नाइट ऑर्गेनाइज की गई थी। और कम से कम 1000 युवा रहे होंगे, कपल्स, जो उस परिसर में घुसने के लिए मारामारी कर रहे थे। और लाठीचार्ज की नौबत आई हुई थी। और लड़कियों का जो ड्रेसिंग सेंस था वो देखने लायक था। और हमारे युवा, जिनकी जिम्मेवारी है ये भगवाए हिंद करना, उनका अगर आतुरता डांडिया खेलने के लिए, उनकी आतुरता देखते बनती थी सर। तो मैंने अपने मन में पूछा, मैंने कहा यार यही हमारी वो जेंजी है ना, जो कि गजवाए हिंद का मुकाबला भगवाए हिंद से करेगी। वो इतनी छोटी छोटी डंडियां लेके अपनी पार्टनर के साथ वो खड़का के, और गाना कौन सा बजता है पता है आपको? इस डांडिया नाइट का जो सबसे फेवरेट सॉन्ग है वो मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां। सर ये है स्वयंबोध और ये है शत्रुबोध। तो बात ये है सर कि अकेले योगी जी गजवाए हिंद का मुकाबला भगवा हिंद से कर लेंगे, अकेले योगी जी। हमारी क्या तैयारी है? और यही है ना हमारे युवा, इनको कोई मतलब है, इनको पता है भारत आज किस संकट के दौर से, हमारी जो सभ्यता है पूरी, हिंदुओं के अस्तित्व का संकट जो आया हुआ है पूरे विश्व में, ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका थोड़ा सा भी आभास है हमारी युवा पीढ़ी को। कल की जो सभा थी उसका हमने एक दिन पहले से प्रसार कर दिया था, खूब सारे नोटिस भेज दिए थे। रात को 9 बजे का समय था सभा का। इसके बावजूद एक भी युवा उस मीटिंग में नहीं आया, नॉट इवन अ सिंगल। जितने भी लोग थे वो सब ऑलमोस्ट 70 पार थे। आप कह रहे हैं योगी जी जो है गजवाए हिंद का मुकाबला करेंगे, पुलिस और पीएसी के बल पे होगी गजवाए हिंद, भगवाए हिंद? आप बताइए। और योगी जी के पास क्या है? यूपी की पुलिस है और पीएसी है। बिल्कुल। और हम डांडिया खेलेंगे, बैकलेस चोली पहना के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाएंगे डांडिया के। और डांडिया की एंट्री फीस पता है कितनी थी? 5000 रुपया पर कपल। मैंने बाकायदा रोक के पूछा एक लड़के से कि भैया क्या है इसकी एंट्री फीस? कहते जी 5000 रुपये। हम लोग खुश हो रहे हैं बिल्कुल। कि योगी जी जो है बुलडोजर से, एक तो चार्जिंग स्टेशन था बरेली में, उसका टीन लगा था, टीन हाँ। टीन था, वो टीन जाया बुलडोजर तोड़ के आ गया। हम लोग खुश हैं, हाय हो गया भगवा हिंद, हो गया बरेली।
बिल्कुल युवा बिल्कुल। जब अच्छा, में देख डांडिया खेल रहा है। एकदम सही बात है। आपने बिल्कुल सही तस्वीर जो मैंने बिंदु उठाया और जो योगी जी ने बोला कि भाई गजवा हिंद का सपना देखोगे तो हम जहन्नुम का टिकट रसीद करा देंगे तुमको। इस पर आपने जो हकीकत है जमीन पर और आपने जो बात कही स्वयं बोध, मैं एक और टर्म इस्तेमाल करता हूँ शत्रुबोध के सामने कि शत्रुबोध से पहले स्वयं बोध तो बिल्कुल उचित बात है। मित्र बोध भी करिए कि कौन आपके मित्र हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे लोग, ऐसा समय, ऐसे नेता, चाहे वो हर फील्ड में। तो मित्र बोध भी एक आवश्यक तत्व है जो स्वयं बोध के साथ जब उसका कॉम्बो बनेगा तब जाके आप शत्रु बोध से परिचित हो पाएंगे और फिर शत्रुओं से अपना मुकाबला कर पाएंगे। आपने एकदम ग्राउंड रियलिटी बता दी। लेकिन बाबा जी, उसी के साथ फैक्ट ये भी है कि वही योगी आदित्यनाथ जिनके पास पीएससी है, जिनके पास पुलिस है, वो इस वजह से है कि वो 2017 में मुख्यमंत्री बन जाते हैं और 2022 में दोबारा चुन के चले आते हैं। अब ये अलग बात है कि हम उसमें बड़ा कम आंकड़ा निकाल पाएंगे कि कितने उसमें जेनजेड हैं जिन्होंने योगी जी को वोट दिया, कितने उसमें 40 साल वाले हैं, कितने 70 साल से ऊपर वाले हैं जो मंदिर में आपके पास इकट्ठे हुए। लेकिन मोटा-मोटी हम ये कह तो सकते हैं कि इसी देश का मतदाता, इसी प्रदेश का मतदाता, योगी जी के उत्तर प्रदेश का वोटर उनको आखिर शक्ति दे रहा है, सत्ता दे रहा है, तब तो वो ऐसा कह रहे हैं। और एक चीज और, मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये पहली मर्तबा है कि किसी हिंदू धर्म नेता ने नहीं कहा है कि गजवा हिंद की ऐसी तैसी कर देंगे। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री ने कहा है और उन्होंने ये स्टैंड लिया है। इसी के साथ एक चीज और बता दें आपको, अभी हमने देखा कि जब राहुल गांधी कह रहे थे कि नेपाल कर दो, नेपाल कर दो, तो उसी समय पंजाब यूनिवर्सिटी में जनजेट क्या कर रहा था, वो एबीवीपी को जिता रहा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिता रहा था, तेलंगाना यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जिता रहा था। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसकी एक शुरुआत और वाकई शत्रुबोध की शुरुआत और साथ साथ स्वयं बोध की शुरुआत, इसका एबीसीडी या 1 2 3 की गिनती शुरू हो गई है या अभी भी हम फ्लैट बिल्कुल खर्राटा मार के सो रहे हैं? नहीं सर, वी आर इन द राइट डायरेक्शन, वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। हम सही दिशा में चल रहे हैं, हमारा नेतृत्व सही दिशा में चल रहा है। और योगी जी का जो सर काम करने का तरीका है वो तो पूरी दुनिया में सराहना हो रही है उसकी। योगी योगी की जो सबसे बड़ी खासियत है वो सिर्फ वो एक कम्युनल एजेंडा लेकर नहीं चल रहे हैं। उनका जो एकमात्र एजेंडा है कि मुझे उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे ज्यादा विकसित, सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। उसके लिए शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सबसे जरूरी है। वो मेंटेन रखूंगा तो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम तो हो ही रहे हैं। विकास का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। भाई यूपी जो है सबसे बड़ा रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बना ना आखिर देश में। जो बीमारू राज्य था, हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट जो है वो बुरी तरह कर्जे में दबे हुए हैं। उनके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है हिमाचल के पास। जबकि 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 हमको चूरन ये चटाया गया था कि जो छोटे राज्य होते हैं उनका प्रशासन बहुत अच्छा होता है, उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, उनको उसमें विकास के ज्यादा मौके होते हैं। तो उसकी तुलना में यूपी के सामने अगर ये हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और ये छोटे राज्यों को लें तो 8-10 राज्य बन जाएंगे उत्तर प्रदेश में। इसके बावजूद बाबा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पिछले 8 साल में यूपी का कायाकल्प कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। बाबा अच्छा, बाबा सिर्फ कम्युनल एजेंडा लेके नहीं चल रहे हैं, बाबा का गवर्नेंस के मामले में भी आज अगर मैं ये मानता हूं कि तमाम कमियों के बावजूद गवर्नेंस के मामले में भी आज यूपी इंडिया का बेस्ट स्टेट है। पर पर अभी सर बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और जो सबसे खतरनाक बात यह है, आप जब गजवाए हिंद की बात करते हैं तो इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि आज भी योगी और मोदी को वोट देने वाले हैं। हम लोग हमेशा ना ये कहते हैं कि चलो भैया
सब कुछ के बावजूद यही जनता, यही युवा वर्ग, यही जेंसी ये तो वोट देके योगी मोदी को जिता रही है। पर सर ये नहीं बोलना चाहिए कि अभी भी उनकी संख्या, अभी भी हमारा जो वोटर वर्ग है वो हमारा समर्थन 40 के नीचे ही है। 60% देश आज भी योगी मोदी के खिलाफ ही वोट दे रहा है। इस तथ्य को, और सर इसीलिए जो भाजपा संगठन की जो पूरी कोशिश रहती है कि हम किसी भी तरीके से 50% का जो लेवल है उसको अगर ब्रीच कर लेंगे वोट के मामले में, तभी आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। और उसका फिर एक ही तरीका है कि जिस दिन हिंदू वोटर को वो मित्र और शत्रु की पहचान करनी आ जाएगी, और ये पहचान आ जाएगी कि कौन हमारे पक्ष में है, कौन देश को आगे ले जा रहा है और कौन देश को तोड़ना चाहता है, कौन देश में आग लगाना चाहता है, कौन देश को विदेशी ताकतों के हाथ में गिरवी रख देना चाहता है। जब इसकी पहचान भारत का वोटर करना सीख जाएगा, अपने आप सारी समस्याएं हल। बिल्कुल सर। अच्छा एक चीज बाबा जी, 2014 से नरेंद्र मोदी की सत्ता आती है और तीसरी बार रिपीट होती है, तो चलिए पैन इंडिया सिचुएशन है। योगी आदित्यनाथ जी को आज हम लेके बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने ये अवसर दिया है कि कोई मुख्यमंत्री सीधे कह रहा है कि गजवा हिंद करोगे तो जहन्नुम भेजेंगे। अब इस परंपरा को थोड़ा आगे बढ़ते हुए अगर हम देखते हैं तो हमको पूर्वोत्तर में हेमंता नजर आते हैं, इधर उत्तराखंड में धामी नजर आते हैं। ये जब मैं 2-3 नाम और गिना रहा हूं, तो क्या जो परंपरा आगे, जैसे आपने कहा कि वी आर इन राइट डायरेक्शन, तो नेतृत्व के मामले में भी आगे भविष्य का जो नेतृत्व है, क्या हम उस तरफ भी, जब ऐसे नाम हेमंता के, धामी के और तमाम नाम हमारे सामने आते हैं, योगी जी उसको लीड कर रहे हैं, भाई मोदी जी तो अब अपने आगे वाले चरण की तरफ बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर वो बढ़ना ही है किसी को भी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 29 या कोई डेट नहीं दे रहा हूं, कोई टर्म नहीं दे रहा हूं। तो क्या इस मामले में भी वी आर ऑन राइट डायरेक्शन, कि हमारे पास नेतृत्व भी अब इस तरीके के आ रहे हैं? क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा, नेतृत्व का और डेमोक्रेटिक सिस्टम में वोटिंग पैटर्न का, तभी तो जाके एक लंबे संदर्भ में होगा। भाई 2-3 सरकार के बाद अगर फिर गच्चा खा गए तो फिर तो सारा यू टर्न लेके राहुल गांधी और इनका इकोसिस्टम वहीं लेके चला आएगा। तो क्या ऐसा भी आप देख रहे हैं कि आगे जो जनरेशन है नेतृत्व वाली, वो भी एक तैयार हो रही है? सर देखिए, भाजपा के पास सबसे बड़ा डिविडेंड ही एक है। आज आप पूरे देश के पॉलिटिकल सिनेरियो को उठा लीजिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं भाजपा के सामने, सिर्फ एक सीपीएम मतलब कम्युनिस्टों को छोड़ दिया जाएगा, तो उनकी पूरी ताकत उनके नेतृत्व की इस बात में लगती है कि कोई अन्य लीडर खड़ा ना हो जाए पार्टी में। इसलिए एक तो टैलेंट को मत घुसने दो, टैलेंट को आगे मत बढ़ने दो, किसी का कद बहुत ज्यादा मत बढ़ने दो। इसलिए वहां पे सारे बोनसाई लीडर तैयार हो रहे हैं, पिग्मीज, बौने, गमलों में उगे हुए लोग। राइट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब में एक परिवार, एक व्यक्ति, एक लकी स्पर्म, कोई लकी पुसी का शासन है। वो उसी के हाथ में पार्टी की कमान है, और उसकी सारी ऊर्जा इस बात में लगती है कि कोई हमारे सामने खड़ा ना होने पाए पार्टी में। इसलिए दे किल द टैलेंट। इसके विपरीत भाजपा में जो लीडरशिप है वो हमेशा नई लीडरशिप क्रिएट करती है, उसको नर्चर करती है, टैलेंट हंट होता रहता है और नए नए लीडर तैयार होते हैं। सर एक बात बताइए, अकेले अडवाणी जी द्वारा तैयार की गई नेताओं की पौध, एक अकेले अडवाणी जी ने जो अपने जीवन काल में जो लीडरशिप पैदा की, और अडवाणी जी के बाद मोदी जी आए और मोदी जी ने जो लीडरशिप भारत को दी है, जो नए लीडर्स की खेप तैयार की है। और सर अभी तो बहुत से लोग तो अभी प्रोसेस में हैं, अभी निकल के नहीं आए हैं। बिल्कुल।
तो सर ये तो सबसे बड़ा डिविडेंड जो आज बीजेपी के सामने है। अच्छा सर, एक और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मोदी जी इस मामले में कितने भाग्यशाली हैं कि उनके सामने अपोजिशन में कौन है? राहुल जी जैसे पचकाने लोग, वो कोलंबिया में जाके वो जो मोटरसाइकिल और कार का जो एग्जाम्पल दे रहा था, बताइए। सर मैं तो बता रहा हूँ कि मीम मटेरियल, वाकई ये तो मानना पड़ेगा कि सर स्टैंड अप कॉमेडी में अब तक लोग कहते हैं ना कि वो नेशनल लेवल का एक स्टैंड अप कॉमेडियन, सर इंटरनेशनल लेवल का स्टैंड अप कॉमेडियन भारतीय राजनीति तैयार कर रही है। आप बताइए सर, मोदी जी के मुकाबले में खड़े कौन लोग हैं? अखिलेश मोदी जैसे जी का बच्चे। ये मोदी जी का अच्छे दिन है सर, के मुकाबले में ये एक से एक करेक्टर है। ये भी एक हाँ प्रारब्ध है सर। मोदी जी का जी, प्रारब्ध है। तो सर निश्चित तौर पर बात ये यह है तो है। कि इस मामले में वाकई भाजपा का जो है ना, अच्छा सर बात है ना कि परिवारवादी पार्टी नहीं है, परिवार के चंगुल नहीं, में फंसी हुई पार्टी नहीं है, बिल्कुल। उसका फायदा मिलता है। अच्छा, हर राज्य में, अच्छा एक बहुत सारे कुछ लोगों की शिकायत होती है कि बिहार जैसे राज्य में कोई लीडरशिप तैयार नहीं कर पाई, या पंजाब में भी ये कुछ कुछ समस्या है। सर समस्याएं हैं, लीडरशिप क्रिएट करने में समस्याएं हैं। मैंने एक चीज देखी, पंजाब में पता नहीं कहां से एक आदमी आया जो थोड़े दिन पहले तक दुबई में ट्रक चलाता था, या ट्रक कंपनी कोई निचले दर्जे का मैनेजर था, और वो अचानक 1 साल के अंदर पंजाब का हीरो बन गया, और पंजाब की एक खास वर्ग ने उसको बहुत बड़ा लीडर बना दिया। इसका मतलब अगर कुछ तरीके अपनाए जाए तो मात्र 1-2 साल में ही लीडरशिप तैयार हो जाती है। वो चाहे नेगेटिव सेंस में ले लीजिए, चाहे पॉजिटिव सेंस में ले लीजिए। हाँ बिल्कुल। 4 बयान ही तो देने हैं। हाँ, भले डिब्रूगढ़ जेल पहुंच जाना हो, क्या फर्क पड़ता हाँ, उसके है, नेता तो बाद बन गए, नेता तो बन गए ना, सांसद जेल बन में गए, बैठे बैठे, जेल में बैठे बैठे जीत भी गए, चुनाव जीत गए, सही है। पॉलिटिकल पार्टी बना लिया, पूरे देश पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो सर बात यह कि वहां पर भी भाजपा ने मैच्योरिटी दिखाई है। अगर अमृतपाल जैसा ही लीडर खड़ा करना है तो भाजपा 1 साल में पंजाब में लीडर खड़ा कर देगी। 1 साल लगेगा, मैं बता दूंगा, पर वहां पर भी भाजपा नेतृत्व मैच्योरिटी दिखाता है कि नहीं भाई, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी वाली चेहरा ना, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लीडरशिप जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और भी है ना, कि भारतीय जनता पार्टी काडर बेस्ड पार्टी है, जहां पन्ना प्रमुख और बूथ लेवल कार्यकर्ता को अभी भी उतना महत्व दिया जाता हो राष्ट्रीय इलेक्शन मैनेजमेंट में नेशनल लीडर्स द्वारा। मैं अमित शाह की बात कर रहा हूं, उनका लाया फंडा है पन्ना प्रमुख, बूथ लेवल मैनेजमेंट, बूथ अध्यक्ष। तो निश्चित तौर पर ये चीजें हैं। लेकिन कुल मिला के आपने जो बात कही ना, कि जिस तरीके से बरेली में आपने देखा कि जेंजे 1.5 फीट का लकड़ी का स्टिक लेके और बैकलेस पहन के वो 5,000 की टिकट लगा के जा रहा है, तो शत्रुबोध निश्चित तौर पर होना चाहिए। लेकिन उसी के साथ स्वयं बोध की भी इतनी आवश्यकता है जो आपने कोट किया। और मैं जब कहता हूं कि मित्र बोध भी, मित्रता बोध नहीं, भी उतना ही होना चाहिए कि आपके वो एक कौन और, लोग हैं जो आपका साथ देंगे। एक चीज और देखी। अब लोग हम्म, कहेंगे कि बाबा जी आप बाबा होके जो ये सब चीज देख रहे हैं, तो नहीं भाई, देखनी पड़ती है कि हाँ, भारत, हमारी जैनजी जा कहाँ रही है। सर जैनजी ने, हमारा जो महिला जैनजी है, उसने नया डिजाइन निकाला है। पहले हल्का सा क्लीवेज दिखाती थी जैनजी, अब करीब 18 इंच नीचे आ गया है क्लीवेज, नाभि ये तक। तो परिवार पे। ऐसा डिजाइन बना है वो नाभि तक दिख रहा है, मतलब हाँ, एकदम एकदम सही बात है सर, सही बात है। और इसमें कहीं ना कहीं जो है वो परिवार के संस्कार भी अपना रोल नहीं नहीं रखते हैं, तो कम से नहीं कम उस नहीं, तरफ भी सोचना चाहिए। जैन, जब गजवाए हिंद का सपना देखने वाले लोगों के सामने, उसी देश में, उसी समाज में हमारी जैन जी
का ब्लाउज नाभि तक खुला होगा, ये मैं उसी डांडिया नाइट की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहाँ किसी को इनकार है सर। और आप बरेली का एक अकेला उदाहरण दे दे रहे हैं। इस पूरे दशहरा, पूरे नवरात्र के दौरान लगातार, और इसी साल क्यों, हर साल ये देखा जाता है। तभी तो हम आप जैसे लोग बैठ के जो है पिछले 20 मिनट 25 मिनट से शत्रुबोध पर माथा पीट रहे हैं। इसीलिए तो इस देश के चुने हुए एक मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ता है कि लव जिहाद पर भी हम सख्त कानून लेके आए हैं, धर्मांतरण पर भी हम सख्त कानून लेके आए हैं, पटाखे रेल देंगे, और उसके बाद आगे बढ़ के ये तक कहना पड़ता है कि गजवाए हिंद करोगे तो जहन्नुम का टिकट देते हैं। तो ये सब कुछ एक साथ चल रहा है सर। ये इस तरह के जंजे भी हैं, लेकिन उसी तरह ये भी जंजे हैं जो यूनिवर्सिटियों में वो गुल खिला रहे हैं निश्चित तौर पर, और राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम का सपना तोड़ रहे हैं। तो ये सब कुछ एक ही साथ हो रहा है और इसीलिए कहा जाता है कि हम इस दौर में, ये बिल्कुल धार्मिक युद्ध का समय है, नैतिक युद्ध का समय है, राजनैतिक युद्ध काल है, सामाजिक सांस्कृतिक युद्ध काल है, जिसको समझने की आवश्यकता है, जिस तरफ आपने फोकस किया। बाबा जी, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, बाबा जी से हुई ये बातचीत, इस पर आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि हम आगे किस दिशा में लेके इस बातचीत को आगे बढ़ें, और ये कितना ज़रूरी है, शत्रुबोध, स्वयंबोध और मित्रबोध। आज की चर्चा के लिए बाबा जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज की चर्चा जय यहीं समाप्त जय श्री करेंगे। राम। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक हर हर कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। हर हर महादेव, प्रणाम। जय जय श्री राम। जय श्री